वेलकम बैक क्लास। विकाट ऑपरेटर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और इस क्लास में हमें और बाकी के सारे टेस्ट पढ़ने हैं। देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है फाइननेस टेस्ट। ठीक है, फाइननेस टेस्ट में हम बेसिकली जो आज टेस्ट पढ़ेंगे जिस पे ज़्यादा हमारा फोकस होगा वो होगा ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। क्योंकि जो सीव टेस्ट है वो सीव टेस्ट बहुत ही इजी है और ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है। बट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सीव टेस्ट। तो सीव टेस्ट हम ज़्यादा इलेबरेट करके नहीं पढ़ेंगे। जो मेन पढ़ेंगे वो करेंगे ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। और फाइननेस टेस्ट क्यों ज़रूरी है उसकी बात कर लेते हैं। द फाइननेस ऑफ द सीमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट bearing on the rate of hydration, the rate of gain of strength and the evolution of heat। क्यों ऐसा ये कह रहा है कि फाइननेस ऑफ सीमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन पे, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ पे। यहाँ पर रेट की बात करी जा रही है ना कि टोटल स्ट्रेंथ की। फाइननेस की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी मींस ज़्यादा फाइन, अगर हमारा जो हम पिस करके सीमेंट को बना रहे हैं अपने क्लिंकर्स में ज़्यादा महीन पीसेंगे, ज़्यादा फाइन पार्टिकल पीसेंगे तो सरफेस एरिया उसका उतना ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर टू रिएक्ट विद द वाटर्स। व्हेन पार्टिकल्स आर मोर टू रिएक्ट विद द वाटर देन डेफिनेटली इट रिएक्ट्स in a less time and rate of hydration will be more. I'm not talking about the total heat of hydration. Heat of hydration is different and rate of hydration is different. Rate of hydration मतलब किस रेट से वो हाइड्रेट कर रहा है, जल्दी या तेज। और हीट ऑफ हाइड्रेशन मीन्स टोटल जूल में कितना हाइड्रेशन निकल रहा है, कितनी उसमें से उष्मा निकल रही है, कितनी हीट निकल रही है। दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ हाइड्रेशन कि अगर हम फाइननेस की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा फाइन पार्टिकल है तो क्या होगा। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फाइनर सीमेंट ऑफर्स ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा फाइन पार्टिकल है तो सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेंगे जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे सीमेंट में। तो जब जल्दी रिएक्शन करने का मतलब कि रेट ऑफ हाइड्रेशन तेज होगा, ज्यादा होगा। ये बात याद रखना कि टोटल अमाउंट जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो सेम रहता है, चाहे वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो चाहे वो क्विक सेटिंग सीमेंट हो। अगर वो एक ही तरह का सीमेंट है तो उसमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे सपोज करो कोई एक सीमेंट पर्टिकुलरली कोई एक सीमेंट का 1 kg का सैंपल वाटर के साथ रिएक्शन करने पे 1000 जूल एनर्जी देता है, 1000 जूल हीट निकालता है। तो अब ये टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन ये सेम ही रहेगा। अगर उसके कंपोजिशन में हम चेंज नहीं करते तो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ हाइड्रेशन में चेंज होता है। जैसे लो हीट सीमेंट की बात करें तो उसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो स्लो रहता है। मतलब कि जिस रेट से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जितना हीट निकल रहा है अगले पूरे 6 महीने 1 साल तक, वो रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लो रहता है। बट अमाउंट ऑफ हीट लो हीट सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दोनों में ही सेम रहेगा। यानी जो C3S की वैल्यू है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो C2S की वैल्यू है, जो C3A की वैल्यू है, उन सभी में जब वो कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट उनमें निकलना है वो उतना ही रहेगा। फर्क किस में आता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन में और रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ में। जो अगर मान लो हमारे पास OPC 33 ग्रेड का सीमेंट है, OPC 33 ग्रेड कहने का मतलब क्या हो गया। अगर हमने ऐसा लिखा कि OPC 33, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। 33 का मतलब हुआ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 3 ग्रेड में हमारे पास सीमेंट आते थे, 33, 43 एंड 53। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर यूज हम 33 ग्रेड का सीमेंट यूज करेंगे, 43 ग्रेड का सीमेंट यूज करेंगे या 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करेंगे। और ये 33 क्या है
कि अगर उस सीमेंट का हम क्यूब बनाते हैं, यानी कहने का मतलब कि इस सीमेंट से जो भी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये सीमेंट जब ये पूरा हार्डेंड हो जाएगा तो 28 दिनों के बाद, आफ्टर 28 डेज, ये मिनिमम 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का कंप्रेसिव लोड देगा ही देगा, इससे कम नहीं देगा। ठीक है, ये ओपीसी 33 कहने का मतलब हुआ कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 33 ग्रेड, और 33 ग्रेड कहने का मतलब हुआ कि दैट सीमेंट विल गिव मिनिमम 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। सेम 43 का हो जाएगा आफ्टर 28 डेज 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट का हो जाएगा 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट यूज हमारे पास ये 3 ग्रेड के सीमेंट हैं, 43, 33 एंड 53। तो अगर सुपीरियर वर्क है, लाइक कॉलम में हमें कंक्रीटिंग करनी है, कॉलम में अगर हमें यूज करना है तो कॉलम पे ज्यादा लोड पड़ता है पूरे स्ट्रक्चर का, सुपीरियर वर्क है तो ऑब्वियसली हमें वहां पे 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट को यूज करना चाहिए। जहां पर इंफीरियर वर्क है, ज्यादा स्ट्रेंथ की बात वहां पे नहीं आ रही है, ज्यादा लोड नहीं आने वाला, जैसे पीसीसी कर रहे हैं हम, घर की नॉर्मल फ्लोरिंग कर रहे हैं जिसपे किसी तरह का कोई खास कंप्रेसिव लोड नहीं आने वाला, तो वहां पे हम इंफीरियर यानी 33 ग्रेड का सीमेंट यूज कर सकते हैं। और जहां पर मॉडरेट की बात करते हैं कि मॉडरेट सीमेंट यूज कर रहे हैं, एक बहुत ज्यादा हायर लोडिंग भी नहीं है बट लोअर लोडिंग भी नहीं है, तो वहां पर हम मॉडरेटली 43 ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी फाइननेस है, दैट फाइननेस ऑफ सीमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन अ रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन कैसे है ये समझ में आ गया, बिकॉज व्हेन वी गेट फाइनर ग्राइंडिंग, ज्यादा महीन पिसा हुआ सीमेंट है हमारे पास, तो नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे और उतनी ही तेजी से रिएक्शन करेंगे जब उनपे वाटर ऐड किया जाएगा। जब तेज रिएक्शन करेंगे तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन तेज, तो उसमें से निकलने वाला हीट भी जल्दी जल्दी निकलेगा, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी तेज। और जब रिएक्शन तेजी से हो रहा है तो फाइनली वो हार्डेंड होना है या उसको सेट होना है वो भी जल्दी होगा, फाइनली उसमें स्ट्रेंथ भी जल्दी आएगी, तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इन पैरामीटर्स पे फाइननेस का एक एक बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा रोल है। इसीलिए हमें अपनी लेबोरेटरी में या जहां पर भी हम साइट पर वर्क कर रहे हैं वहां पे हमारे पास जो सीमेंट्स के बैग अवेलेबल हुए हैं वो हमें चेक करना होता है कि उसकी फाइननेस वैल्यू कितनी है, क्योंकि फाइनर एक ग्रेटर इम्पैक्ट दे रहे हैं किस पर, स्ट्रेंथ पर भी, रेट ऑफ हाइड्रेशन पर भी। तो इसलिए हमें फाइननेस टेस्ट निकालना है। अब फाइननेस टेस्ट निकालने के हमारे पास बेसिकली 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है हमारे पास सीव टेस्ट, नॉर्मली जो हमारे पास 90 माइक्रोन की जो छन्नी है, सीव है, ठीक है, जिसको सीव नंबर 9 भी बोलते हैं, उससे छान करके हम देख लें 90 माइक्रोन की सीव से, और उस पर कितना रेसिड्यू बच रहा है। ज्यादा रेसिड्यू बच रहा है यानी छन्नी के ऊपर, सीव के ऊपर ज्यादा सीमेंट रह गया, तो इसका मतलब कि सीमेंट में फाइननेस वैल्यू कम है, वो मोटा पिसा हुआ है, उतना महीन पिसा हुआ नहीं है। तो हमारे पास एक मैक्सिमम रेंज होती है कि इससे ज्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पास हो जाना चाहिए 90 माइक्रोन से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सीमेंट का एक इंडिविजुअल पार्टिकल 90 माइक्रोन से तो छोटा होता है भाई, जब उससे छोटा होगा तभी तो उस सीव को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो 90 माइक्रोन से तो वो सीव का साइज अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमेंट का एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है दैट विल बी स्मॉलर देन द 90 माइक्रोन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ओपीसी की, तो 5% और पीपीसी की 10% से ज्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, जो कि तुम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज हम ज्यादा फोकस करेंगे किस पर, ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट की, जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करता है, ज्यादा इंडस्ट्रियल वैल्यू प्रोवाइड करता है पॉइंट्स में। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ फाइनल ग्राइंडिंग, अब देखो डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ज्यादा फाइनल ग्राइंडिंग आपने करा है तो उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी वो जल्दी रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ऑब्वियसली अगर वो जल्दी रिएक्शन करेगा पानी के साथ, बहुत प्रीसेट करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है वो सीमेंट का पार्टिकल, तो ऑब्वियसली अगर वो
एयर कंटेंट में जरा भी मॉइस्चर पाएगा तो वो उस वक्त भी वो जल्दी रिएक्शन करेगा। यानी जो नॉर्मल एक हमें ये डिसएडवांटेज दिख रहा है कि जो नॉर्मल सीमेंट का बैग जनरली हम 3 महीने तक रख सकते हैं। देखो 3 महीने के अंदर अंदर हमें सीमेंट के बैग को यूज कर लेना होता है, क्योंकि 3 महीने के बाद उसमें डेटोरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कह सकते हो कि एक्सपायरी डेट जो होती है सीमेंट की, द डे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से मैक्सिमम 3 डेज की, सॉरी 3 मंथ्स की करी जाती है, क्योंकि उसके बाद वो कहीं ना कहीं से वो एयर सेट होने लगता है, वो मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर कंटेंट एयर से लेके वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम फाइनल ग्राइंडिंग करेंगे, ज्यादा महीन पिसा हुआ सीमेंट है, फाइनल ग्राइंडिंग सीमेंट है, या फिर अनदर लैंग्वेज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, तो उसकी एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो जल्दी, दैट इज ससेप्टेबल टू एयर सेट अर्ली एंड अर्ली डिटोरेशन। यही मैंने भी बताया कि वो जल्दी खराब भी होगा। ठीक है, यहाँ देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सैंपल ऑफ सीमेंट इज लेस देन 100 माइक्रोन। भाई 100 माइक्रोन से ये कम है, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये 100 माइक्रोन से ये कम है, तभी तो ये 90 माइक्रोन की सीव को पास कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये तुम्हें बात समझ में आ गई, ये मैंने बता दिया। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल शुड हैव अ साइज इफ 1.5 माइक्रोन। ठीक है, जो इस कप का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो 1.5 माइक्रॉन्स होना चाहिए। और लार्ज पार्टिकल शुड हैव, यानी कि अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में जनरली जो सबसे महीन हम पी सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो होगा 1.5 माइक्रॉन। और लार्ज पार्टिकल शुड हैव अ साइज ऑफ 10 माइक्रॉन्स। ठीक है, और जो ओवरऑल की बात करें तो वो 90 माइक्रॉन से कम होगा। तो अब हम यहाँ पे सीधे बात करते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि फाइननेस टेस्ट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। यहाँ पर देखो ये भी दिया हुआ है, फाइननेस ऑफ सीमेंट is tested in a two ways: by sieving, that sieve by the 90 micron sieve, that is sieve number 9, and by determination of specific surface area, that is by Blaine air permeability test। ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है दैट इज बाय द आईएस कोड, ये ग्राफ तुम्हें अभी आगे दूसरे वीडियोस में भी दिखेगा, दूसरे टेस्ट में भी दिखेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एक ग्राफ है। इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें एक तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि वाई एक्सिस पे दिखाई दे रहा है और एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है तुम्हें स्पेसिफिक सरफेस। अब तुम इसमें अगर ध्यान दो तो तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई देगी कि जैसे जैसे स्पेसिफिक सरफेस बढ़ रहा है वैसे वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। अगर हम बात करें, देखो स्पेसिफिक सर्विस 7 दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद, 90 डेज और 1 ईयर, इसमें 4 ग्राफ बना दिए हैं। एक अगर हम 28 डेज स्टैंडर्ड को लेते हैं तो तुम यहाँ पे देखो 28 डेज के ग्राफ में अगर हमारा स्पेसिफिक सरफेस बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? स्पेसिफिक सरफेस अगर बढ़ेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर बढ़ा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। ज्यादा महीन पिसा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, ज्यादा महीन पिसा हुआ है, तो वो उतना ही ज्यादा सेट करेगा, उतना ही डेंस पार्टिकल बनाएगा। उतना ज्यादा डेंस पार्टिकल बनाएगा तो वो उतना ज्यादा सॉलिड होगा, उतनी ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी उसमें। समझ रहे हो? अब जैसे अगर मैं बात करूं कि तुम सपोज करो स्मॉल स्मॉल बिल्कुल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को अगर हम सीमेंट के साथ मिक्स कर करके एक कंक्रीट बनाते हैं और उसका क्यूब टेस्ट करें, और बड़े पार्टिकल्स को सीमेंट के साथ ऐड करके सेम अमाउंट ऑफ सीमेंट में ऐड करके अगर हम उसका क्यूब टेस्ट करें, तो ऑब्वियसली जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं दैट विल मोर डेंस इन अ क्यूब। ज्यादा डेंस हैं तो ज्यादा सॉलिड होंगे, ज्यादा सॉलिड होंगे तो ऑब्वियसली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी मोर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सीव टेस्ट की बात करें, नॉर्मली सीव एक जो हमारे सीव नंबर 9 या 90 माइक्रोन की जो सीव होगी, छन्नी होगी, उसमें हम 500 ग्राम सीमेंट ले सकते हैं, 400 ग्राम सीमेंट ले सकते हैं, जितना भी वेट लें हम। पहले सीव का वेट ले लो, फिर सीमेंट का वेट ले करके उस सीव पर रख करके नीचे एक प्लेट लगा दो, या फिर एक हमारे पास सीव की नॉर्मल प्लेट आती है, उससे फिर वाइब्रेट सीव वाइब्रेटर पे रख के या तो फिर हाथ से ही वाइब्रेट कर दो। और ये जो रेसिड्यू है, यानी अगर हम मान लो 500 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं तो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं बचना चाहिए छन्नी के ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि 100 माइक्रोन से ज्यादा का साइज नहीं होता है सीमेंट का।
यानी उससे कम ही होता है। तो जब उससे कम ही होता है तो ऑब्वियसली वो 90 माइक्रोन की सीव को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो देखो जब सीमेंट लेंगे, ब्रेक डाउन द एयर लैम्प्स एंड सीव इट, थोड़े जो कहीं छोटे मोटे ढेले बन जाएंगे, एयर सेट लम्प्स उसको बोलते हैं, उसको हाथों से जोड़ लेंगे, वेट कर लेंगे और सीविंग करना स्टार्ट कर देंगे। द वेट ऑफ शैल नॉट बी एक्सीड 10% फॉर द ऑर्डिनरी सीमेंट, ये ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। ओपीसी सीमेंट में रेसिड्यू 10% से ज्यादा नहीं बचना चाहिए और पीपीसी में 5%। ये वैल्यू याद रखो, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पीपीसी की वैल्यू 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक लाइन यहाँ पे दिखी लिखी हुई है, सीव टेस्ट इज रेयरली यूज्ड। इसका मतलब कि ये ज्यादा एक्यूरेसी नहीं देता है, एक मोटा मोटा पैमाना देता है, इसीलिए बहुत कम यूज किया जाता है, ऑलमोस्ट अब नहीं यूज किया जाता है। अब जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है दैट इज एयर परमेबिलिटी टेस्ट, पूरा नाम है ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। द वेट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है दैट इज स्टैंडर्ड परमेबिलिटी अपरेटस, ब्लेन एयर परमेबिलिटी अपरेटस। अभी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो खोजी है, किसी कॉलेज में किसी दो स्टूडेंट या शायद टीचर करा रहे हैं, तो वो वीडियो को मैं म्यूट करूंगा और पीछे से मैं उसमें बता दूंगा। आई होप कि तुम्हें वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तुम्हें समझाने की वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेते हैं, उसके पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद हम इस वापस से टेस्ट पे आएंगे ताकि तुम्हें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझ में आए। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अपने उसमें चलता हुआ दिखे। ठीक है, यहाँ पे ब्लेन एयर पर शायद ये वीएनआईटी नागपुर की वीडियो है जहाँ तक मुझे याद है। तो इसमें अभी मेन फोकस मेरा ये है कि तुम ऑपरेटर्स को देख लो। और देखो सबसे पहले ये ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट क्यों क्या निकालते हैं, फाइननेस वैल्यू ऑफ सीमेंट निकालते हैं। और एयर परमेबिलिटी नाम क्यों है, परमिएबल, तुम्हें पता होगा कि किसी चीज के थ्रू पास हो जाने को परमेबिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर पानी पास हो सकता है तो उसको बोलते हैं वाटर परमेबिलिटी, एयर पास हो सकता है तो उसको बोलेंगे एयर परमेबिलिटी। इसका मतलब ये टेस्ट कहीं ना कहीं उसके अंदर से कितनी एयर पास हो सकती है ये उसको बताएगा। और सीमेंट का टेस्ट है तो यानी सीमेंट किसी चीज में से कितनी, वो चीज क्या है अभी हम बात करेंगे। देखो ये जो दिखा रहा है दैट इज नोन एज परमेबिलिटी सेल। ठीक है, और इसका इंटरनल डायमीटर दैट इज 12.5 mm इंटरनल डायमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसने ये ऊपर हाथ में लिया हुआ है, ये जो ये चीज थी, इसको बोलते हैं प्लंजर। अब इसमें मैं बता देता हूँ इसमें करते क्या है। बेसिकली यहाँ पर, यहाँ एक वी टाइप का एक कॉनिकल शेप बनाया हुआ है इस प्लंजर का, ये ब्रास का बना होता है, ये पीतल का बना होता है। यहाँ पर ये जो जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट में हल्का सा एज होता है, उसके ऊपर हम एक परफोरेटेड डिस्क यानी एक छोटी छन्नी जिसका साइज 1 mm अप्रोक्स होता है वो रखते हैं। उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर का साइज होता है 40 माइक्रोन, तुम्हें दिखेगा कागज जैसा वो। 40 माइक्रोन के फिल्टर पेपर रख देते हैं और 3.2 ग्राम ऑफ सीमेंट, 3.2 से 4 ग्राम होता है एग्जैक्टली, बट 3.2 ग्राम ऑफ सीमेंट वेट कर लेंगे और वेट उसमें डाल देंगे और ऊपर प्लंजर से इसको टाइट कर देंगे। और जो हमारा पीछे अपरेटस अभी दिखेगा उस अपरेटस में पीछे इसको फिक्स कर देंगे। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि दैट इज अ कोनिकल शेप। ये कोनिकल शेप क्यों है, ये पीछे जो ये पार्ट दिख रहा है यू मैनोमीटर में, वहां पे इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर परफोरेटेड डिस्क अपने आप आके फिट हो जाएगी। अभी ये परफोरेटेड डिस्क तुम्हें दिखाएगा। ठीक है, देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये दिखा रहा है इस मैनोमीटर में, इस चीज को समझ लो
सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस मैनोमीटर में यहाँ पर ये चीज, अब देखो तुमने यहाँ पर तुमने सीमेंट भर दिया, ठीक है, 3.2 ग्राम सीमेंट भर दिया। पहले परफोरेटेड डिस्क लगाई और फिल्टर पेपर लगाया, फिर उसके ऊपर सीमेंट रखा ताकि सीमेंट ऊपर से नीचे ना चला जाए, रुका रहे वहां पे। क्योंकि तुम्हें तो एयर को यही तो देखना है ना, एयर सीमेंट के थ्रू कितना पास हो सकता है, यही तुम्हें चेक करना है। एक सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो यहाँ पर ये कॉर्क बंद करने को दिया हुआ है, एक यू ट्यूब है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक समझ लो। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक यू ट्यूब है जिसमें यू ट्यूब मैनोमीटर है जिसमें पानी भरा हुआ है। इसमें यहाँ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, एक इंडिकेटर यहाँ दिया हुआ है, दूसरा इंडिकेटर यहाँ दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, ये पंप दिया हुआ है, जब इस पंप को प्रेशराइज करेंगे तो ये वाला जो लेवल है ये बढ़ करके यहाँ पर कहीं ला करके इसको छोड़ दो और इस कॉर्क को बंद कर दो। ये जो देखो, ठीक है, यहाँ पे इसलिए रोक दिया क्योंकि ये चीज यहाँ से भी, ये जो यूट्यूब का दूसरा वाला पॉइंट है इधर से भी बंद है। जब तक ये बंद रहेगा तब तक तुमने जहां पर प्रेशर लाके छोड़ा वो वैसे ही सेट रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, जब तक कि उस पर कोई फ्री एयर पास ना हो सके। अगर वो एयर टाइट है, इधर से भी बंद है इधर से भी बंद है, और तुमने यहाँ पर इसको पहले ओपन करा इस कॉर्क को, और यहाँ पर इसका पॉइंट लाके ये प्रेशर पंप दबा करके यहाँ पर इस पानी को ला करके छोड़ दिया और यहाँ से कॉर्क बंद है, तो वो वहीं रहेगा। ये तुमने फिजिक्स में नॉर्मली पिछली क्लासों में भी पढ़ रखा है। अब इसमें करना क्या है कि ये वाला जो कॉनिकल शेप है ये इसके ऊपर आके फिक्स हो जाएगा, और हमें करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, मतलब हमने इधर सीमेंट वाला जो इसमें एक कॉनिकल शेप में सीमेंट भरा और ऊपर से उसमें प्लंजर लगा करके फिक्स कर दिया, और इस पर प्लंजर हटा देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। जितना टाइम लगा इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में आने में, वो टाइम हम नोट कर लेंगे। अब इस चीज को समझो, अगर सीमेंट मोटा होगा, पार्टिकल्स उसके बड़े बड़े होंगे, तो उसके अंदर से बड़े आसानी से एयर पास करेगा। जब आसानी से पास करेगा तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वाटर को वापस अपने आने में टाइम कम लगेगा। और अगर हम बात करें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ज्यादा टाइम कब लगेगा, जब भाई इसके अंदर से एयर पास होने में टाइम लेगा। और वो एयर पास होने में टाइम कब लेगा, जब वो ज्यादा महीन पिसा हुआ होगा, तब एयर को प्रॉब्लम होगी ना उसके थ्रू परमिएबिलिटी, परमिएबल करने में, उसके थ्रू क्रॉस करने में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि उस सीमेंट के पार्टिकल्स के थ्रू एयर कितनी देर में पास करती है वो हम टाइम नोट कर लेंगे। फिर हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में डायरेक्टली हम लगा देंगे और स्पेसिफिक सरफेस हमको सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में हमें मिल जाएगा, जिससे हम एक वैल्यू बता सकते हैं कि सीमेंट की फाइननेस वैल्यू कितनी है। अब ये टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। देखो, पहले ये दोनों को बिल्कुल इक्वल लेवल पे रखना है और एक तरफ से कॉर्क रिलीज कर देना है। कॉर्क रिलीज करने के बाद जो नीचे एयर पंप दिया हुआ है, उस एयर पंप के थ्रू उसका वो लेवल, अब देखो इसमें सबसे पहले इसको अंदर से क्लीन कर लेंगे, किसी ब्रश वगैरह से किसी चीज से क्लीन कर लेंगे, साफ हो जाएगा। ये जो प्लंजर, अब ये देखो, ये इसको ध्यान से देखो, ये परफोरेटेड डिस्क था। ये वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे तुम्हें भी मिल जाएगी, तुम दोबारा से देख सकते हो। परफोरेटेड डिस्क को किसी चीज से अंदर तक फिक्स कर दिया। ये क्रॉस नहीं होगा क्योंकि बीच में एक इंटरनल छोटी सी रिंग बनी हुई है, सिर्फ उसके टिकाने, मतलब बाउंड्री के साइड्स में रिंग बनी हुई है अंदर। फिर ये फिल्टर पेपर जिसका मैं बात कर रहा था, 40 माइक्रोन का फिल्टर पेपर यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ठीक है, सीमेंट जो कि 3.2 ग्राम, कोई एक पेपर रखा, पेपर का वेट लिया, फिर 3.2 ग्राम सीमेंट हमने ले लिया। सीमेंट को हमने वापस इसमें अपने इस सेल में डाल देंगे, परमेबिलिटी सेल में, जो कि ब्रास का बना हुआ है। और इंटरनल डायमीटर कितना होता है इसका, 12.5 mm। और ये जो प्लंजर है, देखो इसके ऊपर का जो प्लंजर है, इसको बहुत ही टाइटली प्रेस करना होता है
ताकि वो बिल्कुल उसके बॉटम पर आकर टच करे, ताकि वो एक सीमेंट की एक डेंस लेयर बना सके वहां पर। देखो ये अभी काफी ऊपर निकला हुआ है, इसको यहाँ पर हमें टाइटली प्रेस करना होगा ताकि वो नीचे बॉटम को आकर टच करे। ठीक है, यहाँ पर इसने बॉटम पर आकर टच कर दिया। अब इस प्लंजर को हमारे पास ये जो ब्लैक कलर का ये तुम्हें कोनिकल शेप दिख रहा है उस पर फिक्स कर देते हैं। ये उसी तरह का शेप इसलिए बना ही हुआ है। ठीक है, ये इस पे फिक्स हो गया। इस पंप्स के थ्रू पहले हम कॉर्क को खोल देंगे और पंप के थ्रू अपने इस वाटर के लेवल को पहले ऊपर रिलीज कर देंगे। और हमें टाइम नोट करना है कि 1 मार्क यानी H1 हाइट से H2 हाइट तक जाने में टाइम कितना लगा। देखो अभी इसने यहाँ पर एक चीज देखो तुम ध्यान से, देखो ऊपर से प्लंजर निकाल दिया, यानी अब ऊपर से यहाँ एयर पास हो सकती है इसके थ्रू। और यहाँ पर अभी ये कॉर्क फिट है, यहाँ पे भी ये कॉर्क क्लोज है, ये क्लोज है, ये कॉर्क फिट है। तो ये जो इसका प्रेशर डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, जब इसके अंदर से एयर पास होगी। और कितना टाइम लगेगा इसको इस H1 हाइट से H2 हाइट तक जाने में, उस टाइम को हम नोट कर लेंगे। ज्यादा टाइम लगेगा मतलब सीमेंट ज्यादा महीन है, ज्यादा फाइननेस वैल्यू है। कम टाइम लगेगा, जल्दी आ गया, यानी वो सीमेंट जो है उतना महीन नहीं पिसा हुआ है। तो यहाँ पर मार्क से हमने नोट कर लिया, यहाँ स्टॉप वॉच ले लिया है इसने, और स्टॉप वॉच से इसको नोट कर लेना है कि फ्रॉम दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक H1 से H2 मार्क तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इसने देखो कॉर्क रिलीज कर दिया, तुरंत ही वो वाटर का लेवल नीचे जाने लगा, और यहाँ से इसने ये अब स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो जो नीचे एक मार्क दिख रहा है उस मार्क तक आने में कितना टाइम लगेगा, वही हमें जो है नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे इसने स्टॉप कर दिया। दैट इज 28.5 अप्रोक्सीमेटली 29 सेकेंड्स जो है यहाँ पे आए हैं। ये हमारा फॉर्मूला है S इक्वल टू K अंडर रूट टी। यहाँ पे स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है 523.0457, जिसकी वैल्यू हमको याद करनी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें 29 सेकेंड अंडर रूट पे रख लिए तो हमारा स्पेसिफिक सरफेस 281 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में निकल करके आ गया। हमें याद क्या रखना है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो सीमेंट का है वो मिनिमम 2250 2250 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे देखो, अब इसमें देखो ये वैल्यू मैं जो कह रहा हूँ 2250, ये कम कब आएगी, अगर ये जो अंडर रूट में वैल्यू है यानी जो टाइम है, अगर ये टाइम कम लगता है, ये टाइम कम लगेगा तभी तो ये एस की वैल्यू कम आएगी। और ये टाइम कम कब लगेगा, ये टाइम कम तब लगेगा जब सीमेंट मोटा है, उसकी एक एक पार्टिकल्स का साइज ज्यादा बड़ा है, उतनी अच्छे से फाइनल ग्राइंडिंग नहीं हुई है, तभी तो कम टाइम लगेगा। और कम टाइम लगेगा तो स्पेसिफिक सरफेस भी कम आएगा। यानी हमारा मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम तो होना ही चाहिए। अब तुम इसका ये भी निकाल सकते हो कि ये 2250 किस वैल्यू पर आएगा, टी की वैल्यू पे। तो तुम ये निकाल सकते हो कि मिनिमम कितना सेकंड आना चाहिए टी H1 से H2 हाइट में, मैनोमीटर में, हमारे यूट्यूब मैनोमीटर में। ठीक है, तो इस यूट्यूब वीडियो को पहली बार मैं इलेबरेट कर रहा हूँ, पता नहीं इसमें मेरी वॉइस तुम्हें रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, वो एंड में देख लूंगा मैं रिकॉर्डिंग के बाद। फिर बात करते हैं ये एक किसी के डाउनलोडेड पीपीटी है, उसमें भी कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसी ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा है ये। तो टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट बाय प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट, IS कोड दिए हुए हैं। अब सिग्निफिकेंस की बात करो तो सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन अ रेट ऑफ हाइड्रेशन, मैंने बता दिया, एंड हेंस द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, इसकी बात हो चुकी है। फाइननेस ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट, इसकी भी बात हो चुकी है। फाइनर सीमेंट ऑफर्स अ ग्रेट सरफेस एरिया of hydration and hence faster the development of a strength. Increase the fineness of cement also increase the drying shrinkage of concrete and hence create cracks in a structure। ये एक demerits है कि ज्यादा फाइननेस करने पर
जल्दी जल्दी सेट होने की वजह से वो उसमें ड्राइंग श्रिंकेज ज़्यादा होता है और क्रैक्स भी डेवलप होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक्सेसिव फाइननेस रिक्वायरमेंट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग, देखो ज़्यादा महीन पीसना है तो कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग भी बढ़ेगी और अर्ली सेट भी हो जाएगा तुम्हारा सीमेंट। यहाँ आप सीधे सैम्पलिंग की बात करते हैं। द सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट शैल बी क्लीन एंड ड्राई। सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट की किसकी बात कर रहा है ये? वही हमारे परमेबिलिटी जो सेल है जो ब्रास का बना हुआ है उसकी। प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू प्रोटेक्ट द सैंपल एंड मटेरियल बीइंग सैंपल्ड, सैंपलिंग इम्प्लीमेंट एंड द कंटेनर्स फॉर सैंपल। देखो ये सारी चीजें वही हैं, तुम पढ़ लेना है इसको, कुछ खास चीजें हैं तो वो देखो पढ़ लो। यहाँ पर देखो ये इसने 2250 मीटर में इसने कर दिया है, बट 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम भी चेंज करोगे तो उतना ही आता है। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट ऑफ ओपीसी ग्रेड इज मिनिमम, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ चुका है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 पॉइंट ±5% होती है, जबकि यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुम्हारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कितनी थी? 90%। कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट लगेंगे? तो शुरू के 3 देखना है क्योंकि बाद में वो पिक्नोमीटर वाले हैं। फ्लो टाइप एयर परमेबिलिटी, देखो इंटरनल आईडी मतलब इंटरनल डायमीटर दैट इज 12.5, ठीक है। आईएस कोड कौन सा है? 5516। एक परफोरेटेड डिस्क, प्लंजर, रबर स्टॉपर, ठीक है। कुछ फिल्टर पेपर, क्योंकि हमें कई सारे सैंपल का करना होगा, तो 12 फिल्टर पेपर डिस्क एंड बॉटल ऑफ 100 सीसी। फिर टाइमर और बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर इसका एक स्पेसिफिक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं। इंटरनल आउटर डायमीटर लिखा हुआ है, इंटरनल इस प्लंजर की बात करें तो देखो आउटर डायमीटर लिखा हुआ है, इंटरनल डायमीटर लिखा हुआ है, ये प्लंजर का साइज लिखा हुआ है, और हमारे यूट्यूब के सारे जो मैनोमीटर की बात है उसकी सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कि इसकी कितनी किससे कितनी लेंथ है। अगर हम लेंथ की बात करें, जो हम H1 से H2 हाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा H1 था, यहाँ पे H2 था, यानी जो टोटल हाइट डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये जो हाइट डिफरेंस है जो कि हम नोट करते हैं वो होता है 70 mm। 70 mm की हाइट जो है, हम देखते हैं कि 70 mm की हाइट को पानी को नीचे जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तीसरे टेस्ट की बात करें तो वो है वागनर टेस्ट, वागनर टर्बिडिटी मीटर। बहुत ही इजी है और अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मशीन्स के द्वारा डेवलप्ड है ये। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या होता है कि हमने मान लो एक ग्लास का फ्लास्क लिया, शीशे का फ्लास्क लिया जिसमें मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल हमने डाल दिया, और उसके एक तरफ हमने मान लो सपोज करो कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स है, कोई टॉर्च जला दिया या कुछ भी एक लाइट का सोर्स है, और दूसरी तरफ फोटोवोल्टिक सेल है जो कि अब टॉर्च को तुम्हें इस केरोसिन के थ्रू क्रॉस कराना है और ये देखना है कि फोटोवोल्टिक सेल कितना चार्जिंग ले रही है या कितना एम्पियर में या कितना वो वोल्ट शो कर रहा है उस लाइट के थ्रू, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल तुम्हें पता होगा कि जो कि लाइट के थ्रू चार्ज होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि उस केरोसिन में हमें सीमेंट को घोलना है वेट कुछ लेकर के। अब सीमेंट के पार्टिकल्स जितने ज्यादा महीन होंगे वो उतनी ही अच्छे से उस केरोसिन में ढंग से घुल जाएंगे और उस पूरे केरोसिन का कलर ग्रे कर देंगे। और जब तुम टॉर्च जलाओगे या कोई एक लाइट सोर्स जला के पास होगे दूसरी तरफ से, तो लाइट कम जाएगी दूसरी तरफ और वो फोटोवोल्टिक सेल कम एम्पियर या वोल्ट शो करेगा। लेकिन अगर हम बात करें मोटे पार्टिकल की, बड़े बड़े पार्टिकल की, तो वो बड़े बड़े पार्टिकल केरोसिन में उतनी अच्छे से नहीं घुलेंगे, बल्कि वो बॉटम में बैठ जाएंगे या वो पार्टिकल वैसे ही सस्पेंशन में रहेंगे, बड़े पार्टिकल्स। तो वो लाइट को उतना हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। यानी जिस भी टाइम फोटोवोल्टिक सेल ज्यादा वोल्ट दिखा रहा है, ज्यादा वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब कि सीमेंट की फाइननेस कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 टेस्ट देख लिए। कौन सा? सी टाइप? एक
ये है, एक है ये, ठीक है। एक बार ये इसका पॉइंट देख लीजिए, ये नहीं है ना, हाँ, ये वाला है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइननेस ऑफ सीमेंट तीनों देख लिया, माइक्रोन से भी देख लिया हमने, नाइन, सीम नंबर 9 से भी देख लिया। तो आई होप कि तुम्हें ये फाइननेस टेस्ट समझ में आ जाए। देखो और कंसिस्टेंसी भी तुम्हारा हो गया है। अब बचा तुम्हारा कौन सा टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस और कंप्रेसिव टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा टेंसाइल टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने कई सारे वीडियो भी भेजना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मुझे लग रहा है कि इजी है तुम्हारे लिए वो समझना, वो वीडियोस। वैसे वीडियोस एनिमेटेड जो मुझे मिल रहे हैं मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, आई होप कि वो तुम देखो, तुम्हें समझ में आए। क्योंकि फिर ये पॉइंट्स ये छूट जाएंगे तो फिर एकदम से तुम कवर नहीं कर पाओगे उसको। तुम सोचोगे कि वन डे में एक साथ सब कुछ पढ़ लूंगा, तो नहीं हो पाएगा, डे बाय डे ही तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।